श्रोताओं, दिलरुबा पर अभी आपने जो धुन सुनी है, ये आपके सामने प्ले की है हमारे युवा संगीतकार सौरभ सोनी ने। सौरभ सोनी के बारे में हम आपको बता दें श्रोताओं कि आप विविध वाद्य यंत्रों के वादक हैं और इनके साधक भी हम इनको कह सकते हैं। आपने संगीत में विशारद की उपाधि भी हासिल की है और हमारे झालावाड़ जिले से ही ताल्लुक रखते हैं। तो सौरभ जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि संगीत की ये यात्रा आपकी कब से आरंभ हुई? सर, संगीत की यात्रा मेरी जो है, मेरे घर से ही जो माता पिता को प्रथम गुरु कहा जाएगा, तो मेरे पिताजी ही मेरे प्रथम गुरु हैं जी। मेरे पिताजी ब्लाइंड है, अशोक जी सोनी, जो कि डग से हैं जी। तो हमारे घर में गाना बजाना, जो हमारे डग के जितने भी गाने बजाने वाले हैं, वो शाम को शौकिया तौर पर हमारे घर पे ही गाना बजाना डेली का होता है जी। और बचपन से वही माहौल देखते हुए मैं बड़ा हुआ। तो माहौल देखने के कारण मन में जो भी गाने बजाने की इच्छाएं हैं वो तो पहले से थी सही, मगर उसके बाद जब ये इच्छाएं प्रबल होने लगी तो मेरे पिताजी ने झालावाड़ म्यूजिक स्कूल, जो कि अपना कलेक्टिव स्कूल झालावाड़ में म्यूजिक का डेडिकेटेड स्कूल है गवर्नमेंट का, वहाँ मेरा दाखिला 2009 में उन्होंने करवाया और उसके बाद से ये संगीत की प्रक्रिया चालू हुई। 2014 में मैंने विशारद किया और उसके बाद अभी तक चालू है। जी हाँ, तो बाल्य अवस्था में अगर हम छोटे से बालक की सौरभ की कल्पना करें तो कितनी उम्र में आपकी उंगलियां संगीत के वाद्य यंत्रों पर थिरकने लगी थी? ज्यादा में ज्यादा सर 4 से 5 साल का मैं था, तब से मैं बेंजो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाना शुरू कर चुका था। जी जी जी। और बेंजो के बाद आपका रुझान कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरफ गया जिससे आप प्रभावित ज्यादा हुए और उसको ज्यादा आप प्राथमिकता देते हैं? बेंजो के बाद इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले इंसान के माइंड में आता है हारमोनियम था, तो हारमोनियम ही मेरा सेकंड इंस्ट्रूमेंट था। और उसके बाद शायद बांसुरी जैसी इंस्ट्रूमेंट, वहां जब जो डग में जो मैंने देखा, वहां उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट मैंने शुरू किए। जिस प्रकार से आपने बात की संगीत की, आपके पिताजी की आपने बात की, तो आपके प्रथम गुरु आप किसको मानते हैं? मेरे प्रथम गुरु मेरे पिताजी ही हैं। बिना उनकी शिक्षा के या अगर वो माहौल अगर मैं नहीं देखता तो शायद इतना प्रबल इच्छाएं मन में नहीं होती। जिस प्रकार से कहा जाता है कि व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है, घर के संस्कार होते हैं, और आपने संस्कारों के साथ संगीत की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो संगीत की इस परंपरा को आगे बढ़ाने में आपके पिताजी के अलावा आपको किस प्रकार से दूसरे लोगों का सहयोग मिला? देखिए सर, क्योंकि मैं एक डग से उस इलाके से आता हूं, तो उस इलाके में बहुत कम ही संगीत को समझने वाले जो लोग हैं, गाने वाले तो ठीक है, पर जो समझने वाले लोग हैं वो बहुत कम ही दिखाई देते हैं। और ऐसे टाइम से मेरे पिताजी के अलावा तो शायद ही मैं उस दौरान उस वक्त के लोगों में तो शायद ही किन्हीं का नाम मैं ले पाऊं। जी जी जी। देखिए, काफी कम उम्र से आपने संगीत को सीखना आरंभ किया और आप बिल्कुल मैच्योर संगीतकार की तरह हैं। और तो हम आपसे खुद से जानना चाहेंगे कि संगीत में आपने क्या क्या स्पेशल किया है और किन किन चीजों के लिए आपको सम्मानित किया गया है, क्या उपलब्धियां आपकी रही हैं? आज से कुछ टाइम पहले ये मेरे लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि जब तक इंसान को अपनी काबिलियत पता नहीं होती, और उसी प्रकार की चीजें मेरे साथ भी थी। मैं म्यूजिक टीचर हूं, जो कि बच्चों के लिए संगीत की शिक्षा देने का काम तो करता ही हूं। इस दौरान आज से लगभग 1 साल पहले मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा था, ऐसे रेंडमली किसी की, तो वहां पे मुझे पता चलता है कि UAE के इबन जॉर्ज नाम के इंसान हैं। जी हाँ। उनके नाम पे सबसे ज्यादा वाद्य यंत्र बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि 27 वाद्य यंत्र बजाते हैं जी। जब मैंने ये चीज देखा और सुना तो उस वक्त भी मुझे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगभग बजाना आते थे। तो मैंने मेरे इंस्ट्रूमेंट बैठ के काउंट किया तो उससे कई गुना ज्यादा मेरे इंस्ट्रूमेंट निकले जी। उसके बाद फिर मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले अप्लाई किया
क्योंकि हमारे झालावाड़ में पहले भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मानव श्रृंखला का हमारे पूर्व जिला कलेक्टर बना चुके हैं, तो उनसे मुझे इस बारे में जानकारी मिली और मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए 29 दिसंबर 2021 को मैंने इस रिकॉर्ड के लिए क्लेम किया और 58 मिनट में 61 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का मैंने रिकॉर्ड क्लेम करने के बाद 4 जनवरी को उसका कंफर्मेशन आया मेरे पास मेल कि आपका रिकॉर्ड कंफर्म हो चुका है और 25 जनवरी को मेरे पास सर्टिफिकेट आ चुका था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दोनों का, जिसको मैंने 26 जनवरी को जिला कलेक्टर के हाथों ग्रहण किया था। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बड़ा नाम आपने झालावाड़ का किया है। जिस प्रकार से आपने बताया कि आपने इंस्ट्रूमेंट की, कितने इंस्ट्रूमेंट आपने वहां प्ले किए थे? वहां 61 और हमें तो 61 इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पता नहीं है। तो आपसे कुछ जो पॉपुलर संगीत के वाद्य यंत्र हैं उनके नाम आपसे जानना चाहेंगे। हारमोनियम हम जानते हैं, तानपुरा हम जानते हैं, तबला हम जानते हैं, ढोलक हम जानते हैं, तो और भी ऐसे कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, कितने नाम आप एक साथ ले सकते हैं? मैं जो भी हमने रिकॉर्ड क्लेम किया वो सारे नाम एक साथ हम ले सकते हैं। बाकी जो पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है जो लगभग लोग जानते हैं जी, जैसे कि वीणा हुआ, सितार हुआ, संतूर हुआ, ट्रम्पेट हुआ, जाइलोफोन हुआ, सेक्सोफोन हुआ, इधर चलते बीन हुआ, फ्लूट हुई जी, और तार शहनाई हुई, भपंग हुआ, इस प्रकार के और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, जल तरंग हैं जी, इस प्रकार के बहुत सारे। देखिए काफी कुछ इंस्ट्रूमेंट के आपने नाम लिया। भपंग जी, अगर हम बात करते हैं तो भपंग के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और पश्चिम राजस्थान का बहुत ही पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध ये वाद्य यंत्र है। जैसा कि उसका नाम है भपंग जी, तो कुछ इस टाइप की उसकी आवाज जहां तक हमने सुनी है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपके साथ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनको आप प्ले करते हैं और जिनमें विशेष पारंगत हैं? मेरे पास ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बजाए हैं 61 का तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। 67 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का नाम मेरा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है जी हाँ? और अभी 29 तारीख को जो पिछली हमारी 29 अक्टूबर को मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए क्लेम किया है 72 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर। तो उसके कंफर्मेशन जब आते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सभी मेरे पास लगभग 5 से 6 लाख रुपए के इंस्ट्रूमेंट मेरे पास घर पे हैं, पर उनमें से कुछ छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो मैं यहाँ लाने में सक्षम था वो मैं लाया हूँ। तो अभी आपने फर्स्ट में जो सुना, मैंने जो शुरू में बजाया था वो तो आपने बताया दिलरुबा है जी हाँ? तो उस दिलरुबा के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी का वो प्रिय इंस्ट्रूमेंट है और शायद उन्होंने इसका इजाद किया है ऐसा माना जाता है। और अभी मेरे पास में मेलोडी का इंस्ट्रूमेंट है तो मैं वो मेलोडी का आपको सुनाना चाहता हूँ। जी हाँ, स्वागत है। बहुत सुंदर आपने प्ले किया है और इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखने में तो ये कुछ अलग ही लगता है, लेकिन इसकी आवाज हारमोनियम से कुछ मिलती जुलती है। जी सर, ये हारमोनियम का अपन एक प्रकार मान लें, मगर हारमोनियम में और इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये मेलोडी का मुंह से बजाया जाता है। इसका जो पाइप होता है वो हमारे मुंह से हवा लेकर और इसमें बजाया जाता है। पत्तियां दोनों में काम करती है, मगर हारमोनियम की पत्तियां और इसकी पत्तियों में डिफरेंस होता है। हाँ देखिए, हारमोनियम हमारा पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, और इसमें तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और इसको मुंह से जो हवा इसमें दी जा रही है। और मैं हारमोनियम के बारे में भी बता दूं कि हारमोनियम हमारे भारत में बहुत प्रचलित है, मगर हारमोनियम का जो बेस है, जो इन्वेंशन हारमोनियम का है, वो हमारे इंडिया से नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। वो पेरिस से इन्वेंट होकर जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तो उनके साथ भारत में आया और उसके बाद भारत वाले लोगों ने उसे इतना पसंद किया, इतना प्रसिद्ध कर दिया कि आज उसकी धुनों पर लोग थिरकते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई फिल्मों में भी हमने देखा है और कई स्थानों पर हम देखते हैं कि जब हारमोनियम की धुन कहीं प्ले हो रही होती है तो चलते हुए लोगों के भी कान रुक जाते हैं, उनके कदम ठिठक जाते हैं। और हम देखते हैं कि आज हमारे युवा पाश्चात्य संगीत की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारे परंपरागत जो संगीत है, हमारा शास्त्रीय संगीत है, इससे दूर होते जा रहे हैं। आप हमारे युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत तो पूरे विश्व के संगीतज्ञ इस बात को मानते हैं कि हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत सर्वोच्च माना जाता है जी। विश्व के जितने भी गायक हैं या जितने भी कलाकार हैं हमारे इंडिया को छोड़ने के बाद, या जो इंडियन म्यूजिक को नहीं जानते हैं उनके अलावा हमारे पूरे विश्व के जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो 7 स्वरों को मानते हैं। जी हाँ। हमारे भारत में जिन 7 स्वरों के ग्रुप को सप्तक कहा जाता है, वेस्टर्न लैंग्वेज में उसी 7 स्वरों के ग्रुप को ऑक्टिव कहा जाता है। मगर हमारे भारत में इससे भी कई गहरी बातें जुड़ी हुई है भारतीय संगीत में। 7 स्वरों के बाद हमारे भारत में उन 7 स्वरों में 22 श्रुतियां मानी जाती है। उन 22 श्रुतियों में नाद और अनुनाद, उनसे भी छोटी शाखाएं उसकी मानी जाती है। तो इसलिए हमारा भारतीय संगीत बहुत रिच और बहुत ही व्यापक और उन्नत कैटेगरी का है। हम जैसा सुनते हैं कि हमारे प्राचीन काल के संगीत में इतनी ताकत होती थी कि तानसेन जी का नाम जब हम सुनते हैं तो बारिश हो जाया करती थी, दीपक जल जाया करते थे। जी। इस प्रकार की जब हम बातें सुनते हैं तो आज भी हमारे म्यूजिक में इस प्रकार की पावर्स मौजूद हैं। यानी संगीत को एक विज्ञान के रूप में हमारे जो प्राचीन संगीतकार थे उन्होंने बढ़ाया, और उसी के परिणाम थे कि हम सुनते हैं आज के युग में कि तानसेन जी दीपक जला दिया करते थे, बरसात हो जाती थी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हम कह सकते हैं। और एक छोटा सा सवाल कि संगीत प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है, क्या मानते हैं आप? प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर संगीत बहुत जरूरी है, और मैं ये मानता हूं कि संगीत बिना इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज संभव ही नहीं है। क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में और जो हम म्यूजिक के ग्रंथ उसमें पढ़ते हैं उसमें 2 प्रकार के नादों का उल्लेख मिलता है, आहद नाद और अनाहद नाद। आहद नाद वो होते हैं जो किसी चीज के घर्षण से पैदा होने वाली आवाज को आहद नाद कहा जाता है, और अनाहद नाद वो होते हैं जो आप मन ही मन में सोच कर जब आपके मन को आपकी आवाज आती है, ऐसे नादों को जो बिना किसी घर्षण के पैदा होते हैं उसको अनाहद नाद कहा जाता है। अब इन्हीं नादों का प्रयोग कर हमारे जो ऋषि मुनि जो हम देखते हैं कि तपस्या में बैठे हैं, लीन में आंखें बंद करके, वो अनाहद नाद की उपासना करते हैं और वो ईश्वर प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से आहद नाद की उपासना भी से भी ईश्वर प्राप्ति होती है। जैसे मीरा, सूरदास, रेदास, इन लोगों ने आहद नाद की उपासना करके ईश्वर प्राप्ति की थी। तो हमारे सबके लिए म्यूजिक बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि आपका मूड बहुत अपसेट है और आपने कोई अच्छा सा बहुत प्यारा सा गीत सुन लिया, अब आपका मूड हैप्पी हो गया। इससे बढ़ के तो हमारे लिए शायद ही कोई देखिए, हम फिलहाल जो लोगों की जिंदगी चल रही है, काफी तनाव में लोग रहते हैं, और तनाव के पलों में अगर आपको राहत के लिए संगीत सुनने को मिल जाए तो इससे बड़ी कोई नियामत हो नहीं सकती। बिल्कुल सही। और इस नियामत के आप विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और काफी कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके आसपास हम देख रहे हैं। तो अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप हमें सुनाना चाहेंगे? मैं आपको अब हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है बांसुरी जी, तो बांसुरी मेरे पास है और मैं वो आपको सुनाने जा रहा हूं। स्वागत। बहुत ही सुंदर बांसुरी वादन आपने किया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बांसुरी का रिश्ता हमारा काफी पौराणिक है। भगवान श्री कृष्ण से लेकर के आज के युग तक बांसुरी सभी की प्रिय रही है। और इसके बाद आपके हमारे सामने ये एक छोटा सा कुछ यंत्र रखा हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि कौन सा यंत्र और इसको कैसे प्ले किया जाता है। इसके बारे में कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। सर, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लगभग 5 से 6 इंच का है और ये जैपनीज इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहा जाता है ओकेरिना। ये बनाया जाता है चीनी से, जो हमारी चीनी होती है जिसके हमारे कप वगैरह बने होते हैं, उस चीनी का ये चीनी मिट्टी का बना हुआ है, चीनी मिट्टी का है। जी। और ये शुशिर वाद्य कहा जाता है। शुशिर वाद्य, जो वाद्य फूंक से बजाए जाते हैं उनको शुशिर वाद्य कहा जाता है। तो शुशिर वाद्य की कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट है।
और आइए सुनते हैं इस पर भी एक छोटा सा गीत में बजाने की जी 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 आपसे अनुमति चाहूंगा। किशोर कुमार जी का गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना। स्वागत है। बहुत ही सुंदर ओकारिना का आपने प्ले किया है। और ओकारिना के बारे में जैसा कि आपने बताया कि जापानी वाद्य यंत्र है, तो ये आपको कहाँ से हासिल हुआ और उसको बजाने में आप कैसे पारंगत हुए? क्योंकि हमारे जो पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उसकी तो हम कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं, लेकिन इस स्पेशल यंत्र को बजाना आपने कहाँ से सीखा? सर, मैं इस बात के बारे में आपको उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पारंपरिक यंत्र हैं, सबसे पहले ये नॉलेज, जो स्वरों की नॉलेज है, ये हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत से आती है। जैसे हम बात कर रहे थे, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ही ये सारी चीजें हैं कि हम कौन सा स्वर कहाँ से किस प्रकार से लगाया जाता है। और उसके बाद ये जब मैंने इंस्ट्रूमेंट मंगवाया तो हमारे पारंपरिक इंस्ट्रूमेंटों की जहां बात आती है, वो इंस्ट्रूमेंट तो हम बजाते ही हैं, बाकी मेरे हाथ में अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट आ जाता है वो ऑटोमेटिक बजने लगता है। पता नहीं कैसे, कहां से कैसे बजता है, मुझे भी अंदाज नहीं होता। पर वो कोई आप इंस्ट्रूमेंट जो मैंने कभी मेरी लाइफ में नहीं देखा, आप उनमें से कोई इंस्ट्रूमेंट अगर मुझे दे देंगे तो 10 मिनट के बाद आप उसको बजता हुआ पाएंगे। ये आपकी साधना का ही परिणाम है। और जिस प्रकार से आपने बताया था कि आप 4-5 साल की उम्र से संगीत से जुड़ गए थे, तो जीवन में कभी कभी इंसान के ऐसा वक्त भी आता है कि वो काफी डिप्रेस से भी हो जाता है। कई बार कोई ऐसा मौका आपके जीवन में आया जब आपको ऐसा लगा कि यार मुझे संगीत से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए, या संगीत से लगाव हमेशा बना रहा, या कभी कुछ ऐसा चैलेंजिंग आपके लिए रहा संगीत के क्षेत्र में? सर, मैं आपको बता दूं कि जितने भी इस प्रकार की चीजें होती है, नेगेटिव पॉजिटिव चीजें सभी के लाइफ में आती हैं। कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमारी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी के आसपास होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग और बहुत सारी सिचुएशन से भी मेरा सामना हुआ है। मेरे पिताजी ब्लाइंड हैं। उनके बाद लगभग मैं जब 5 साल का था, तब फिर मेरी भी आंखों की रोशनी में कुछ परेशानी हुई और मेरे रेटिना आउट होने के कारण मेरी लेफ्ट आंख में परेशानी है, अभी भी मौजूद है। जी। पर ये सारी चीजें, जितने मेरे साथ नेगेटिव चीजें होती रही, उतना मुझे संगीत से दूर करने की वजह संगीत के पास ले जाती गई। जी। और उन्हीं के बाद बहुत ज्यादा अकेलापन जब फील होने लगता था तो मैं संगीत का ही सहारा लेता था, और उस अकेलेपन में जितनी प्रैक्टिस की जाती थी, उस प्रैक्टिस का परिणाम हम आज देखते हैं। देखिए, ये आप नहीं देखते, आप तो प्रस्तुत करते हैं, देख हम रहे हैं। और आपका नाम जिस प्रकार से झालावाड़ में और हमारे देश में लोग जान रहे हैं, सौरभ सोनी झालावाड़ से हैं। एक छोटा सा गांव है हमारे जिले का, जिसके बारे में लोग सिर्फ यही समझते हैं कि वहां पर अमराइयां काफी कुछ ज्यादा हैं, जामुन अच्छे होते हैं, सीताफल भी काफी कुछ अच्छे होते हैं, और वातावरण बड़ा शुद्ध है। लेकिन उसी वातावरण से निकलकर सौरभ सोनी पूरे वातावरण में अपने संगीत की धुनें आज फहरा रहा है। बहुत अच्छा लगता है हमें सुन करके, जान करके। अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैली है ना, उसको आप वर्तमान में किस रूप में देखते हैं? हमारा भारतीय संगीत जो है वो इतना रिच है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो हम सारे गामा गाते हैं, कुछ स्टेट नोट्स हैं, जैसे वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से बहुत सारे लोग हमारे हारमोनियम को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग कीबोर्ड को पसंद करते हैं। अब देखिए, हारमोनियम और कीबोर्ड जो है वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके नुकसान और हमारे भारतीय संगीत के मैं फायदे आपको हल्का सा बताना चाहता हूँ। हमारे भारतीय इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि तानपुरा है, वीणा है,
सितार है, इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें गमक का प्रयोग किया जाता है। और गमक और श्रुतियां किस प्रकार की होती है, जैसे कि हमने हारमोनियम बजाया, हमने हारमोनियम पे बोला सा रे ग मा, ये स्टेट नोट्स हैं। हमने जो स्वर हारमोनियम पे बजाया वो हमने गा दिया। बाकी हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इतना रिच है, इसके बीच में श्रुतियां होती हैं। एक स्वर से दूसरे स्वर के बीच में 4 श्रुतियां, सा से रे के बीच में 4 श्रुतियां मानी जाती है। मतलब 4 स्थान ऐसे हैं जहां और भी आप सा प्रयोग कर सकते हैं। तो जो स्टेट नोट मैंने गाए, अगर उनको हमारी भारतीय संगीत के हिसाब से गाएं तो वो कैसे होंगे, देखिए। हमने गाया वेस्टर्न नोट के हिसाब से सा रे ग मा, यही 4 स्वर हमारे इंडियन नोट्स के हिसाब से, सा रे ग मा पा दा ये हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की, और यही इसकी जो लोकप्रियता है और जो कर्णप्रिय हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को बनाती है वो यही विधा है, और इसी के सब लोग कायल हैं। अब आपसे जो एक और इंस्ट्रूमेंट आपके सामने हम देख रहे हैं, अगर आप इसको प्ले करना चाहें, इसका परिचय भी हमें दें और थोड़ा सा सुना करके बताएं। अब जो है मेरे हाथ में रिकॉर्डर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि देखने में बांसुरी जो खड़ी वाली लोग जो मानते हैं, जो मेले वगैरह में हमको मिलती है, जो जिसका आगे का पतला सा हिस्सा मुंह में लेके और बजाया जाता है, उसी टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको रिकॉर्डर कहा जाता है। तो मैं ये रिकॉर्डर पर एक पुराने सॉन्ग्स मैंने बजाए, मैं इस रिकॉर्डर पर एक नया सॉन्ग हमारे युवाओं के लिए बजाने की अनुमति चाहूंगा। जी, स्वागत है। बहुत ही सुंदर आपने प्ले किया है, और जिस प्रकार से गीत के बोल थे कि मेरी आशिकी तुम ही हो, और आपकी आशिकी हमें समझ में आ रही है कि आपकी आशिकी पूरी संगीत के साथ है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। 67 इंस्ट्रूमेंट को आप प्ले करते हैं। अगर किसी प्रोग्राम के लिए आपको जाना है तो उस समय तो काफी दिक्कतें आपको आती होंगी, इतने इंस्ट्रूमेंट एक साथ कर लेकर के जाना, इनको वहां प्ले करना, वहां की व्यवस्थाएं देखना। जी सर, दिक्कतें तो आती है। बाकी जो अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग ऐसे भी हैं मेरे साथ जो हमेशा मेरे साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। कुछ बच्चे हैं ऐसे, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं तो हमेशा चलने के लिए तैयार होते हैं। और वैसे भी प्रोग्रामों में जब जाया जाता है तो 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट ही ऐसे होते हैं जिनको ले जाया जाता है। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट तो शायद ही ले जाने का। एक बात और सौरभ जी, के आपकी उम्र के जो कई युवा साथी हैं जो आपके साथ खेले कूदे, बढ़े, पढ़े, लिखे, और अगर हम दुनिया की दौड़ में अगर देखते हैं तो कई लोग, कई डॉक्टर भी होंगे, कोई इंजीनियर भी होंगे, कोई टीचर भी होंगे, कोई अच्छा पैसा भी कमा रहा होगा, कोई बिजनेसमैन भी होगा, और आपने संगीत को चुना। और हम जान सकते हैं कि आपकी साधना का ये परिणाम है कि आप इस संगीत के रूप में पहुंचे हैं। तो जब आप तुलना करते हैं उन लोगों से तो अपने आप को कहां, किस स्तर पर पाते हैं? मैं उनसे बहुत ऊपर अपने आप को पाता हूं। यदि अगर मैं डॉक्टर रहा होता तो शायद मुझे मेरा गांव या मेरा शहर मुझे जानता होता, ज्यादा में ज्यादा मुझे जिला जानता होता। जी। अगर मैं कलेक्टर बना होता तो आज यहाँ होता, कल वहां होता। आज से हमारे 20 साल पहले के कलेक्टर कौन थे शायद हमको नहीं पता जी। बाकी जो आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ या जो म्यूजिक है ये मुझे हमेशा तरोताजा और जवान रखेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जितने भी हमारे हम जिनको मानते हैं, जो मेरे साथ के कुछ डॉक्टर रहे होंगे, कुछ इंजीनियर बन गए होंगे, कुछ कलेक्टर बन गए होंगे, जब भी मेरी परफॉर्मेंस, मान लो अगर मैं किसी स्टेज पे बैठा हूं तो मैं स्टेज पे रहूंगा और वो लोग नीचे होंगे। जी। तो ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। मैं अपने आप को बड़ा ऊपर उनसे मानता हूं और आगे भी ऐसा ही मानता रहूंगा। और दूसरी बात ये है सर कि जो मेरे साथ के सहपाठी वगैरह जो लोग थे, शुरू से मेरा नेचर कह लें कि इस प्रकार का था। मुझे पहले भी अकेला ही रहना ज्यादा पसंद था। तो शायद भगवान ने ही ये चीज मेरे अंदर डाल के भेजी हो कि अकेले रहकर अपनी प्रैक्टिस को
आयाम दीजिए। अब आप अकेले कहाँ हैं? आप 67 इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं और अब आपने 72 के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्लेम किया है। तो आपके साथ तो संगीत की काफी स्वर धाराएं आपके साथ चलती हैं। मैं इसीलिए खुशकिस्मत मानता हूं। स्वर लहरियां आपके साथ चलती हैं जी। तो सौरभ जी, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम ऐड हो चुका है, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम ऐड हो चुका है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने 67 इंस्ट्रूमेंट प्ले करके अपना नाम दर्ज करवा लिया है और अब आपने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 72 इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए दावा प्रस्तुत किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जल्द से जल्द शामिल हो और हमारा झालावाड़ जिले का नाम, हमारे देश का नाम रोशन हो। और कार्यक्रम के अंत में जिस प्रकार से आपने कार्यक्रम की शुरुआत दिलरुबा बजा करके की थी, उसी प्रकार से कार्यक्रम का अंत आप करें, हमेशा चाहेंगे। बिल्कुल। मैं कार्यक्रम के अंत में दिलरुबा पर राग यमन ही बजाने की आपसे अनुमति चाहता हूँ, जो कि शाम का रात्रि का प्रथम प्रहर का राग है। आइए सुनते हैं उस पर छोटे से कुछ आलाप। जी। बहुत खूब सौरभ, और आप हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत ही अच्छी बातचीत संगीत को लेकर आपके साथ हुई और हम चाहते हैं कि संगीत के सभी सोपानों को आप प्राप्त करें और जो मन में आपके बातें चल रही हैं कि संगीत में आपको कहां तक पहुंचना चाहिए, वहां तक आप उन्नति करें, प्रगति कर दें, झालावाड़ का नाम आप रोशन करें। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।